बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम। बेटा आज 24 जुलाई 2020 फ्राइडे। हमारा जो टॉपिक है वो ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस। तो सबसे पहले हम ओलिगोसैकराइड्स की बात करते हैं। ओलिगोसैकराइड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। बेटा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक की थी जानबूझ के, ताकि कितने बच्चे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं और वो मुझे इनबॉक्स में पूछते हैं कि सर आपने तो मोनोसैकराइड डाइसैकराइड की बात कर दी, लेकिन इधर तो ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा ओलिगोसैकराइड्स कहा जाता है, एज वेल एज डाइसैकराइड भी कह सकते हो, बट डाइसैकराइड इज ओलिगोसैकराइड एज वेल एज ट्राइसैकराइड शुड आल्सो बी ओलिगोसैकराइड। सो इसलिए बहरहाल आपने ये गलती मेंशन नहीं की, जिससे आप लोग की इंटरेस्ट बेटा वाजे हो रही है। ओलिगो स्टैंड फॉर फ्यू, few saccharides stand for sugar unit। चंद एक शुगर यूनिट्स जिनमें मौजूद हों। यहाँ पर यह सवाल है कि वो चंद शुगर यूनिट्स के लिए क्या बाउंड्री है, क्या लिमिट है। तो याद रखिएगा कि अगर 2 से लेकर 9 तक शुगर यूनिट्स मौजूद हों तो उसे आप ओलिगोसैकराइड्स में ही कंसीडर करेंगे। ओलिगोसैकराइड्स की एग्जांपल उसने दी है हमें, सक्रोज हो गया मिसाल के तौर पे, एग्जांपल सक्रोज। फॉर एग्जांपल जब ये आयोनाइज होगा C12H22 O11 HCl की मौजूदगी में जब आप इसे बॉयल करेंगे तो इससे C6H12O6 एक ग्लूकोज बनेगा, प्लस C6H12O6 ही इसमें फ्रक्टोज का भी एक मॉलिक्यूल बनेगा। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सक्रोज। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, MCQ में भी पूछ लेता होता है, तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर हम ओलिगोसैकराइड्स की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज होने पे 2 से लेकर 9 तक शुगर यूनिट देते हैं, क्योंकि जितने शुगर यूनिट मौजूद होंगे उतने ही हाइड्रोलाइज होकर प्रोड्यूस होंगे। ये वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये भी पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वीट ज़रूर होते हैं, मगर मोनोसैकराइड से कम। इनकी नेचर रेड्यूसिंग भी हो सकती है और नॉन रेड्यूसिंग भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं पॉलीसैकराइड्स की जानब। पॉलीसैकराइड्स में जिसमें 10 कम से कम शुगर यूनिट हों और 10 से ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में शुगर यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीसैकराइड्स कहलाता है। ये हमारे पास एग्जांपल जो हैं इसकी, वो स्टार्च हो गया, सेलुलोज वगैरह हो गया है,
ये हमारे पास इसी की एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड्स की। अगर हम बात करें इनके नेचर की तो ये भी सॉलिड होते हैं फिजिकल स्टेट के एतबार से, और एमरफस नेचर होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। उसके बाद बेटा सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम तरीन है बेटा। 5 नंबर के इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो 5 ही आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यहाँ पे बयान किए गए और सभी के यूजेस दिए हुए हैं, किसी एक के यूजेस ही अमूमी तौर पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार इनको रीड करवा देता हूँ कि डाइसैकेराइड जो है ये सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये तीनों क्या हैं? डाइसैकेराइड्स हैं। सक्रोज जो है वो शुगर बीट के अंदर, चुकंदर में पाया जाता है, शुगर के गन्ने के अंदर, फ्रूट वगैरह के अंदर। लैक्टोज जो है ये भी एक चूँकि डाइसैकेराइड है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ये मेन शुगर होती है दूध के अंदर जो पाई जाती है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध वाली अशिया होती हैं उनमें। माल्टोज भी चूँकि डाइसैकेराइड है, इसमें दोनों ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। ये गल्लादार अनाज जितना भी है उसमें पाया जाता है। इसी तरह पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये स्टार्च और सेलुलोज में पाए जाते हैं की शक्ल में पाया जाता है। स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, स्टार्च जो है वो सीरियल क्रॉप्स के अंदर पाया जाता है। अनाजदार जितनी भी मिसाल के तौर पे ये वीट हो गया, गंदम हो गया, बैरले जौ हो गया, मेज़ मकई हो गया, राइस चावल वगैरह हो गया, काटन कपास जो है ये प्योर सेलुलोज है। हमारी बॉडी जो है यहाँ से एक्चुअली इसके यूजेस हो रहे हैं स्टार्ट, इससे ऊपर जो था वो सोर्सेज के हवाले से बात थी। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करती है ग्लूकोज की शक्ल में। ग्लूकोज सिर्फ एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारे मसल्स डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं एनर्जी के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ब्रेन नीड्स ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स बिकॉज इट कैन नॉट यूज़ फैट फॉर दिस पर्पज़। यह आपके लिए एक क्वेश्चन है बायोलॉजी में, मुझे 100% यकीन है कि आपको सर अनीस ने यह ज़रूर बात बताई होगी कि जो ब्रेन है वो ग्लूकोज को ही एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ करता है, फैट वगैरह को क्यों नहीं करता। आप लोगों ने ये सॉल्व करके क्वेश्चन मुझे सेंड करना है। उसके बाद कुछ और यूजेस भी दिए हुए हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, और अगर लो हो जाए तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपर मीन ज़्यादा, हाइपो मीन लो। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होता है, जिसकी वजह से खुराक की डाइजेशन जो होती है उसमें हेल्प मिलती है, उनकी नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके अंदर मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उन बैक्टीरिया की नरिशमेंट के लिए ज़रूरी हैं। डाइटरी फाइबर जो होती हैं वो हमारे बाउल को प्रॉपरली फंक्शनिंग में मदद देती हैं। फाइब्रस जितनी भी ये फूड है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से ब्लड रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो मेंटेन रहता है और ब्लड प्रेशर का इंसान मरीज़ नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट हमारे मसल्स को जो है ख़राब होने से, टूटने से बचाती है, क्रैम्पिंग वगैरह उसका टूटना या खंचाव वगैरह से बचाती है। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वाला जो बॉक्स है ये आपने खुद करना है, टेस्ट योरसेल्फ भी खुद करनी है। नीचे भी एक बॉक्स दिया हुआ है यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज एंड ड्रिप्स, ये भी आपने खुद करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए बेटा इतना काफ़ी है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।